गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीलर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट फीलर्स हैं ये जो प्रीपोजिशन पर आधारित होंगे। ये प्रीपोजिशन पर आधारित फीलर का आज हमारा डे नंबर 2 क्लास होगा। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फीलर्स को देखा था जो प्रीपोजिशन पर आधारित था। ये जो वीडियो सेशन है उसी वीडियो सेशन का कंटिन्यूएशन है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीलर्स को देखेंगे जिनके सवाल पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे उनको रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल क्या कह रहा है, यू हैव टू बी 18 टू सी सच फिल्म्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि इस प्रकार की फिल्मों को देखने के लिए तुम्हें 18 बरस से ऊपर होना होगा। देखिए इसमें एबव का अगर हम अर्थ देखते हैं और ओवर का अर्थ देखते हैं, एबव का भी मतलब होता है ऊपर और ओवर का भी अर्थ होता है ऊपर। बहुत मामलों में हम ओवर और एबव दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें हम ओवर का भी इस्तेमाल करते हैं और एबव का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें केवल ओवर का प्रयोग होता है और हम एबव का प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं। जैसे देखिए एज का मामला हो, प्राइस का मामला हो, स्पीड का मामला हो। अगर आपको इस मामलों में अगर आपको ऊपर दिखलाना है तो फिर हम इनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो होता है ओवर। इस मामलों में हम एबव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कहना है कि वो 40 kmph की रफ्तार से ऊपर गाड़ी चला रहा है, ये तो स्पीड की बात हो गई। अब अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही इज ड्राइविंग द कार, ठीक है ना, और हमें दिखलाना है कि ये जो स्पीड है ना ये ऊपर की ओर स्पीड जा रहा है तो 40 kmph। चलिए उसकी जो कार जो ड्राइव करने का जो स्पीड है वो 40 kmph से ऊपर का है। अब जब स्पीड की बारे में बात हो जाए तो वहां पर हम एबव का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। तो अभी हमने क्या कहा कि एज के मामलों में, प्राइस के मामलों में और स्पीड के मामलों में हम प्रीपोजिशन ओवर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बात एज का दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको 18 से ऊपर होना होगा ऐसे फिल्मों को देखने के लिए। जाहिर सी बात है कि यहां पर आंसर हमारा ओवर होना चाहिए, अतः हमारा जो फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कह रहे क्या, वी डिवाइडेड एप्पल्स आवर सेल्व्स। इसका हिंदी ये निकलेगा कि हम लोगों ने सेब को आपस में बांट लिए। देखिए हम अमोंग का प्रयोग और बिटवीन का प्रयोग इस मामलों में करते हैं, ठीक है ना, जब हमें बीच दिखलाना है। देखिए बीच दिखलाने के लिए हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, एक है बिटवीन और एक है अमोंग। ठीक है, चलिए बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं जब संख्या 2 है और अमोंग का प्रयोग वहां करते हैं जहां संख्या 2 से ज्यादा है। जहां पर संख्या 2 से ज्यादा हो वहां पर हम अमोंग का यूज करते हैं और जहां पर संख्या 2 हो वहां पर बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। आवर सेल्फ में पता नहीं कि आवर सेल्फ में हम लोग कितने हैं, हम लोग आपस में कितने हैं ये संख्या नहीं दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें कि संख्या अनिश्चित होने के बावजूद लगना चाहिए वहां पर अमोंग, लेकिन लगता है वहां पर बिटवीन। तो एक कॉमन एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक कॉमन एक्सप्रेशन है कि अमोंग का जो प्रयोग होता है, ठीक है ना, एक कॉमन एक्सप्रेशन है कि जो अमोंग का प्रयोग होता है वो अदर के साथ होता है, अमोंग अदर या अमोंग अदर थिंग्स। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ पर अगर अदर होता अथवा अदर थिंग्स होता तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन अमोंग का यूज करते। लेकिन आवर सेल्फ्स के साथ थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर सेल्फ में पता नहीं कि 2 है कि 20 आदमी है, इसके बावजूद संख्या अनिश्चित है, इसके बावजूद आवर सेल्फ के साथ हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वैसे नॉर्मली 2 से संख्या जब ज्यादा हो जाए तो वहां पर अमोंग लगते हैं, लेकिन एक कॉमन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि बिटवीन का प्रयोग हम आवर सेल्फ के साथ करते हैं। अतः हमारा राइट आंसर यहाँ पर बिटवीन होना चाहिए, अमोंग नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर जो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। सवाल 3 नंबर क्या कर रहा है, ही साइंड द पुलिस ऑफिसर। इसका हिंदी ऑप्शंस देखकर ये निकल रहा है कि उसने पुलिस अधिकारी के सामने हस्ताक्षर किया। देखिए इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन द फ्रंट ऑफ का भी मतलब सामने होता है, लेकिन जब हम किसी काम को किसी के उपस्थिति में करते हैं
ठीक है ना, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ का नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन फ्रंट ऑफ ठीक है ना, कि उसने पुलिस के सामने हस्ताक्षर किया, लग रहा है देखने से कि इन फ्रंट ऑफ का हमने सही इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिफोर का सही इस्तेमाल होगा। बिफोर का रूल क्या कहता है? बिफोर का रूल कहता है कि जब हम कोई काम किसी की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है ना, किसी की उपस्थिति में जब हम कोई काम करते हैं, कोई व्यक्ति उपस्थित है और की उपस्थिति में हम कोई काम करते हैं, तो उसके लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने जज के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चलिए, उसने जज के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मतलब जज की उपस्थिति में। कैसे लिखेंगे? ही एडमिटेड हिज क्राइम, ही एडमिटेड हिज क्राइम। चलिए, अब यहां पर देता द जज, और यहां पर जज के साथ आपको प्रीपोजिशन भरना है, यानी कि जज की उपस्थिति में उसने अपने क्राइम को, अपने अपराध को स्वीकार किया। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए बिफोर। हालांकि के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ भी होता है, इन द फ्रंट ऑफ भी होता है, लेकिन जब हम कोई काम किसी की उपस्थिति में करते हैं तो उसके लिए हमारा प्रीपोजिशन बिफोर काम करता है। अतः 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। कर है क्या? द ड्राइवर सीट्स द बस। ठीक है ना, कर है क्या कि जो ड्राइवर है वो बस के सामने बैठता है, या हिंदी ये निकलता है। देखिए, अब यहां पर दो तरह की बातें हैं, ठीक है ना, यहां पर दो तरह की बातें हैं। हम क्या लगाएं? फ्रंट ऑफ। देखिए, फ्रंट ऑफ का दो रूप होता है, एक होता है इन फ्रंट ऑफ, समझा जाए इसे, और एक होता है इन द फ्रंट ऑफ। दो तरह की बात होती है, फ्रंट ऑफ के साथ दो तरह की बात होती है। देखिए, इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सामने वाला चीज पिछले वाले चीज का हिस्सा नहीं है। सपोज कीजिए कि ऐसे है, देखिए, जब सामने वाला चीज पिछले वाले चीज का हिस्सा नहीं है तब हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और इन द फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब सामने वाला चीज पिछले वाली चीज का हिस्सा है। मान के चलिए कि ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई जो है वो एक्स के सामने है, लेकिन वो एक्स का हिस्सा नहीं है, या ना, ये इसमें गैपिंग है। आप ऐसे समझिए, ये जो चीज है, ये जो लाइन है, ये वाई है, और ये एक्स के ठीक सामने है। सामने तो जरूर है, लेकिन वो एक्स का हिस्सा नहीं है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? वाई इज इन फ्रंट ऑफ, चलिए, एक्स। वाई जो है वो एक्स के सामने, इसको थोड़ा सा समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलिए, लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर वाई है, और यहां से यहां तक का जो भाग है ना, ये एक्स है। चलिए, मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा जो भाग मान लेते हैं ना, ये भाग है। चलिए, अब हमें देखना ये है, देखिए, अब हमें देखना ये है कि जो y है ना, ये x का ही हिस्सा है, मतलब ये जो इतना जो एरिया है वो इतना एरिया का हिस्सा है, ये बीच में कोई डिवाइडर इसको घेर दिया है, ठीक है ना। हालांकि जो y है ना वो x से जुड़ा हुआ है ना, बीच में कोई कर्टेन है, कोई पर्दा है, कोई दीवार है, आप ऐसे मान के चलिए। अब इसको अगर हमें लिखना होगा, इस फिगर के लिए लिखना होगा, तो इस फिगर के लिए क्या लिखेंगे? y इज इन द फ्रंट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, y इज इन द फ्रंट ऑफ x। देखिए, ये कह रहा है क्या कि ड्राइवर बस के आगे बैठता है। मान के चलिए कि ये पूरा बस है और ये ड्राइवर का केबिन है, यहाँ पर ड्राइवर है ना, D4 ड्राइवर हम मेंशन कर देते हैं, ये पूरा बस का पिछला भाग है। तो ये जो ड्राइवर का जो केबिन है, जहाँ ड्राइवर बैठता है, ये तो पिछला ही भाग का हिस्सा है, जो कि घेर दिया गया है पर्दा से या किसी तरह के टीना वगैरह से घेर दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? जब उसी का वो हिस्सा हो और वो किसी चीज से घिरा हुआ हो, तब यहाँ पर प्रीपोजिशन इन द फ्रंट ऑफ होना चाहिए। तो जो ड्राइवर है वो बस के सामने बैठता है, बस के आगे बैठता है, इसके लिए होना चाहिए इन द फ्रंट ऑफ। अतः हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। कर है क्या? ही मैरिड ए जर्मन लास्ट ईयर। उसने पिछले साल जर्मन से विवाह किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, मैरिज से रिलेटेड सवाल आपको देखने को तो मिलेंगे ही। देखिए, मैरी क्या है पहले हम ऐसे समझते हैं। मैरी जब वर्ब हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन। मैरी के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैरी का इस्तेमाल जब वर्ब के रूप में हो तो मैरी के साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे कोई किसी से शादी करे। कोई महिला है, सी मैरिड
ठीक है ना। कॉमन एरर कैसे देता है, विथ एन इंजीनियर। चलिए उसने एक इंजीनियर से विवाह किया। मैं क्या बता रहा हूं कि मैरी का इस्तेमाल जब वर्ब के रूप में हो तो मैरी के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि इस वाक्य में मैरी को क्या बनाया गया, V2 बनाया गया है। अतः यहाँ पर विथ का जो प्रयोग होगा वो गलत होगा। चलिए मैरी के साथ विथ कभी नहीं, मैरी के साथ विथ कभी नहीं, किसी कंडीशन में नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है जिसमें मैरी के साथ विथ लगाते हैं। ये जो छोटे छोटे किताबों में होते हैं कि लड़की लड़का से शादी करे तो विथ, लड़का लड़की से शादी करे तो ये सारी बात गलत है ना। जब मैरी जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर यही मैरी को अगर हम एडजेक्टिव बना दें, यही मैरी जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो मैरी के साथ प्रीपोजिशन टू, विथ तो कभी नहीं। टू लग सकता है, टू कब लगेगा, जब मैरी का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। तो मैरी का एडजेक्टिव क्या होगा, मैरी का एडजेक्टिव जो होगा वो मैरिड होगा। तो अब इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अब हम इसी चीज को अगर हम एडजेक्टिव से बनाए तो हम लिख सकते हैं सी वाज मैरिड टू, यहां टू लगेगा। सी वाज मैरिड टू एन इंजीनियर, उसने एक इंजीनियर से विवाह किया। लेकिन दिए गए क्वेश्चन में जो मैरिड है ना वो V2 है, तो V2 होने की वजह से ना तो यहाँ टू होगा, ना तो यहाँ विथ होगा, ना तो यहाँ बाई होगा, यहाँ पर होगा नो प्रीपोजिशन। अतः 5 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। चलिए ही वॉज मैरिड ए जर्मन लास्ट ईयर, अभी जस्ट मैंने बात किया है। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, क्वेश्चन में मैरिड का क्या रूप दिया है, मैरिज एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, ये क्यों नहीं एडजेक्टिव है, ही मैरिड ये क्यों नहीं एडजेक्टिव है। देखिए एक बेसिक बात समझिए, सब्जेक्ट के बाद यदि बी फॉर्म आ जाए और उसके बाद V3 हो तो अब यहां पर V3 को एडजेक्टिव समझना चाहिए। देखिए यहां पर बी का रूप है, वाज दिया है, तब जाकर के V3 है। इसका मतलब है कि यहां पर ये V3 हम नहीं मानेंगे, इसको हम मान के चलेंगे कि ये एडजेक्टिव होगा। तो जब मैरिड का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में हो, ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे पता चला, क्योंकि इसके पहले बी फॉर्म है। इसके ये वर्ब क्यों है, ये V2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह का बी फॉर्म नहीं है। आप इसको ऐसे समझे, यहाँ पर कोई बी फॉर्म नहीं है। अगर ये बी फॉर्म आ जाता तो ये एडजेक्टिव हम इसको मान के चलते हैं। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा, ही वॉज मैरिड टू, ठीक है ना। विथ तो कभी नहीं लगेगा, ये तो सोचना ही नहीं है कि हमको कभी विथ लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैरिड के साथ सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो 6 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है ना। 6 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए सी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जो पुलिस है वो मैटर की छानबीन कर रहा है। देखिए वर्ब एक इन्वेस्टिगेट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब वर्ब के रूप में जब इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करते हैं तो नो प्रीपोजिशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टिगेशन वाला सवाल अक्सर आता है। जब हम वर्ब के रूप में जब इन्वेस्टिगेट का इस्तेमाल करते हैं तब इन्वेस्टिगेट में नो प्रीपोजिशन। लेकिन जब यही इन्वेस्टिगेट जब नाउन बन जाता है तो नाउन का रूप क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। तो जब नाउन के रूप में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन इनटू होता है, तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन इनटू होता है। लेकिन वर्ब के रूप में इन्वेस्टिगेट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। चलिए सवाल क्या कर रहा है कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जो पुलिस है वो मैटर की छानबीन कर रही है। ओके चलिए यहां पर इन्वेस्टिगेट का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हुआ है, अतः यहां पर नो प्रीपोजिशन होना चाहिए। 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग मूव करते हैं। माई रिजल्ट कंट्राडिक्ट्स योर्स, है ना। मेरा रिजल्ट तुम्हारे रिजल्ट का खंडन करता है। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को कंट्राडिक्ट करते हैं आप उसका खंडन करते हैं, ठीक है ना। चलिए कंट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, कंट्राडिक्ट का अर्थ होता है खंडन करना। चलिए मेरा रिजल्ट तुम्हारे रिजल्ट का खंडन करता है। कंट्राडिक्ट एक वर्ब होगा जिसके साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए कंट्राडिक्ट के साथ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंट्राडिक्ट के साथ नो प्रीपोजिशन। अतः हमारा 8 का राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। कह रहे क्या, द पुलिस आर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, पुलिस जो है वो दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी मैंने बात किया है कि जब इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग जब नाउन के रूप में होता है, थोड़ा ऑप्शन मिस हो गया है, चलिए मैं भर देता हूं।
देखिए इस सवाल में ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभी मैं बात किया हूं कि जब हम नाउन के रूप में करते हैं तो फिर प्रीपोजिशन क्या लगता है, इनटू लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इनटू होना चाहिए। बस आप इसको ऐसे समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेशन हमेशा फंसाता है। जब ये वर्ब के रूप में इन्वेस्टिगेट होते हैं तब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। जब इन्वेस्टिगेट जब वर्ब हो जाए तो नो प्रीपोजिशन, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेट को हमने इन्वेस्टिगेशन बना दिया तो फिर प्रीपोजिशन इसके साथ है, इनटू का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। करेंगे द मीटिंग लास्टेड 3 आवर्स। मीटिंग जो है वो 3 घंटे तक चला। देखिए एक होता है स्टैटिक वर्ब, पहले आप ऐसा समझिए। एक होता है स्टैटिक वर्ब, यानी कि वैसा वर्ब जिसमें कोई मोशन नहीं हो, वैसा वर्ब जिसमें कोई गति नहीं हो। तो फोर का क्या नियम है कि स्टैटिक वर्ब के साथ, ठीक है ना, फोर का प्रयोग नहीं होता है। स्टैटिक वर्ब के साथ हम ये समझना चाहिए, स्टैटिक वर्ब के साथ फोर का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ये स्टैटिक वर्ब के साथ फोर का प्रयोग नहीं होता। और एक होता है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब में ना गति होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। डायनेमिक वर्ब में ना गति होता है, डायनेमिक वर्ब के साथ फोर का प्रयोग होता है। चलिए देखिए स्टे, एक कॉमन मैं वर्ब लिख रहा हूं, और लास्ट, ये जो है ना स्टे मतलब होता है टिकना चलना, टिकना चलना। अच्छा लास्ट मतलब ये होता है, लास्ट मतलब अंतिम नहीं समझा जाए, लास्ट यहाँ पर वर्ब है, थोड़ा इसको समझा जाए। लास्ट का भी अर्थ होता है टिकना चलना। कोई चीज कितना दिन टिकता है, कितना दिन चलता है, तो कितना दिन लास्ट करता है, टिकना चलना। आप ऐसे समझे। देखिए स्टे और लास्ट के साथ हम फोर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्टे और लास्ट क्या है, इसमें कोई तरह का गति नहीं है, ये जो है ना स्टैटिक वर्ब है। थोड़ा समझा जाए तो जब लास्ट और स्टे के साथ जब बात अगर आ जाए तो फोर का प्रयोग नहीं होता है। हाँ लेकिन अगर डायनेमिक वर्ब होता, अगर कोई तरह का डायनेमिक वर्ब होता, जैसे कि अगर ये होता, हम लोग इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं, अगर इसमें कोई डायनेमिक वर्ब होता तो फिर प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होता। हम इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझ रहे हैं। चलिए इसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके एग्जांपल, राइट एग्जांपल से ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए चलिए वो 3 घंटे तक दौड़ा। चलिए दौड़ना क्या है, दौड़ना का रन, ठीक है ना। रन कौन सा वर्ब है, तो ये डायनेमिक वर्ब है ना। इसमें गति है ना, इसमें गति है, तब इसके साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होगा। वो 3 घंटे तक दौड़ा, कैसे लिखेंगे, ही रैन फॉर 3 आवर्स। चलिए अब हमको कहना है कि यह फिल्म 3 घंटे तक चला, 3 घंटे तक चला, या लास्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलने के लिए रन वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, लास्ट इस्तेमाल करना है। चलने के लिए लास्ट इस्तेमाल करना है। चलना यहाँ पर वर्ब है, और ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये स्टैटिक वर्ब के कैटेगरी में आता है। जब स्टैटिक वर्ब के कैटेगरी में आएगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग नहीं होगा। चलिए यह फिल्म 3 घंटे तक चला, कैसे इसको लिखेंगे, दिस फिल्म लास्टेड। और लास्टेड के साथ फोर गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लास्टेड फोर नहीं, केवल हम ऐसे लिखेंगे दिस फिल्म लास्टेड 3 आवर्स, बस, है ना। ये एनफ है, इतना करना एनफ है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, नो प्रीपोजिशन। 10 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए हम लोग 11 में आते हैं। करेंगे ही कम्स होम एवरी डे। देखिए अगर आप घर के पहले अगर आने जाने के वर्ब्स लगे हो, ठीक है ना, तब वहां पर हम कोई तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि घर के तरफ जाना, पहुंचना, थोड़ा ध्यान दिया जाए, आना, ठीक है ना, अराइव होना, अगर ये सब बातें अगर हो, ठीक है ना, अगर ये सब बातें हो तब हम इसके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। बस आप ये समझिए, ठीक है ना। चलिए घर जाओ हम कैसे बोलेंगे, गो होम। घर आ जाओ कैसे बोलेंगे, कम होम, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कि कम्स होम एवरी संडे, यहाँ पर नो प्रीपोजिशन होना चाहिए। 11 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 12 में आते हैं। देखिए लेकिन जब कोई पर्टिकुलर होम हो, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं, जब कोई विशेष घर की बात हो, कोई पर्टिकुलर होम हो, तो फिर हम उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। हम उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। वो अपने पिता के घर लौट गई,
ये होम नहीं है, ये पर्टिकुलर होम है, फादर से लग गया ना तो ये पर्टिकुलर होम है, तो सी रिटर्न टू होना चाहिए, ठीक है ना, सी रिटर्न टू होना चाहिए, अतः हमारा 12 का आंसर जो होगा वो ई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। कह रहे क्या, ही टेक्स मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, ठीक है ना। देखिए इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी वाली बात होती है इसमें कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ये 3 टाइम्स इन ए डे गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर हम यहाँ इन का प्रयोग कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के फ्रीक्वेंसी वाले सेंटेंस में हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो दिन में 3 बार दवा लेता है, हिंदी में है दिन में, वो दिन में 3 बार दवा लेता है, आप ऐसे समझे। लेकिन यहां में होने के बाद भी यहां इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा डी होगा, नो प्रीपोजिशन होना चाहिए। चलिए 14 में हम लोग आते हैं। कह रहा है क्या, द साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यहाँ रिसर्च इनटू होना चाहिए, है ना। 14 का आंसर बी होगा, रिसर्च के साथ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा। चलिए यहाँ पर रिसर्च जो है ना वो नाउन है, आपको ये समझना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कह रहे हैं क्या, देयर इज समवन द डोर, कोई दरवाजे पर है, तो फ्रेज क्या होता है, एट द डोर होता है, फ्रेज क्या होता है, एट द डोर होता है। कोई अगर दरवाजे पर है तो उसके लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, तो 15 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। तो बच्चों आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है वो इतना ही तक रहा, लेकिन आगे आपको वीडियो और भी फिल इन द ब्लैंक्स के जारी रहेंगे, मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको कर ले। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।